प्यारे मित्रों, नमः संस्कृताय। आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे और बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे होंगे। सभी लोग मन से पढ़िए और सभी लोग उपस्थित हो जाइए। जो लोग अभी तक उपस्थित नहीं हैं उन सभी को शेयर कीजिए, है ना। तो एक बार ये काम थोड़ा सा कर दीजिए, शेयर करने वाला शेयर कर दीजिए ज़ोरदार से, सभी लोग लाइव हो जाएं। सभी लोग जब इकट्ठा हो जाएंगे पढ़ने में मज़ा भी ज़्यादा आएगा, है ना। जैसे मान लीजिए आप कहीं पे संकोच करते हैं कोई प्रश्न पूछने के लिए, तो अगला व्यक्ति वही प्रश्न पूछ लेगा, तो आपका भी काम वहीं पे बन जाएगा। वैसे भी संकोच ना किया करिए, सभी लोग पूछिए, कोई दिक्कत रहती है तो आप पूछा जरूर करिए, ठीक ना। आज देखिए तत्पुरुष समास चल रहा है। तत्पुरुष समास एक लास्ट स्टेज में है, खत्म होने की कगार पे। हमने कल के प्रकरण में हमने बात किया था षष्ठी तत्पुरुष समास, षष्ठी तत्पुरुष समास, ठीक ना। षष्ठी तत्पुरुष समास में हमने देखा, पहला हमने सारे जो अभी तक द्वितीय से लेकर जो व्यधिकरण था हमने बताया कि वो कितने प्रकार के 6 भेद हैं व्यधिकरण के। द्वितीय से लेकर प्रथमा होता तो वो समानाधिकरण में चला जाता है, क्योंकि समानाधिकरण का मतलब समान पद, दोनों पदों में समान विभक्तियां होना समानाधिकरण। और उसी को यदि उसका पर्याय शब्द कहें तो कर्मधारय कह सकते हैं, मतलब उसी को कर्मधारय समास भी कहते हैं। तो व्यधिकरण जो होता है जिसके पदों की विभक्तियां अलग अलग हों, है ना। तो इसमें क्या था कि द्वितीय में द्वितीय पहला पद की विभक्ति द्वितीय विभक्ति में, इस तरह से तृतीय में तृतीय तत्पुरुष में तृतीय विभक्ति, चतुर्थी तत्पुरुष में चतुर्थी विभक्ति, पंचमी में पंचमी, इस तरह से पहले पद में आपको वही विभक्ति मिलती आई। इसी तरह षष्ठी में भी आपने देखा, जैसे हमने उदाहरण बताया था राज्ञा पुरुषा। क्या देखा था आपने? राज्ञा पुरुषा, राज्ञा पुरुषा। राज्ञा पुरुषा में ये राज्ञा कहाँ है? षष्ठी एक वचन है, तो ये षष्ठी एक वचन का जब यदि सामासिक पद बनेगा तो राजपुरुषा बनेगा। क्या बनेगा? राजपुरुषा बनेगा। आपसे पूछेगा राजपुरुषा में कौन सा समास है। ये बहुत एक तरह से लोकप्रिय उदाहरण है, मतलब छोटी कक्षाओं से हमने इसको ध्यान देते चले आए राजपुरुषा को। जहां पर भी बात होती है यदि षष्ठी तत्पुरुष को, और ये पूछ भी लेता है, ज्यादातर यही पूछता भी है, तो राज्ञा पुरुषा इसका समास विग्रह होता है। राज्ञा करेंगे तो षष्ठी एक वचन आपको मिल जाएगा और ये प्रथमा का एक वचन है। तो देख लीजिए अलग अलग विभक्तियां हैं, तो इसलिए ये व्यधिकरण का है ना। तो इस तरह से आपसे पूछेगा कि इसमें कौन सा समास है, तो षष्ठी तत्पुरुष समास। यदि षष्ठी तत्पुरुष न दिया रहेगा तो वहां पर तत्पुरुष समास दिया रहेगा, तो आप तत्पुरुष मार दीजिएगा। यदि मान लीजिए वो अंदर से पूछेगा तो षष्ठी तत्पुरुष ही देगा। यदि अंदर से नहीं पूछेगा, केवल तत्पुरुष कर्मधारय बहुब्रीहि इस तरह से देगा, तो आपको केवल फिर तत्पुरुष मार देना है, ठीक ना। इतनी बात समझानी थी जी। रागिनी पांडे जी, देवव्रत पांडे अभी नहीं कल आएगा, अनिल मौर्य षष्ठी एक वचन, रागिनी पांडे जी जी बहुत बहुत धन्यवाद। करण रजक राजपुरुषा जी, बिल्कुल सब बहुत अच्छी तरह से समझ रहे हैं। इसी तरह जैसे विद्याया आलया, विद्याया आलय, है ना। विद्या आलय, आलय का मतलब होता है घर, और विद्या का मतलब विद्या का घर, है ना। तो ये भी षष्ठी है, यहां पर भी विद्या कहां का है? ये षष्ठी एक वचन का ये भी है, तो विद्या का घर, विद्या का घर। आपको देख लीजिए इसमें थोड़ा सा जब यदि सामासिक विग्रह आप करेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। सामासिक विग्रह करेंगे तो थोड़ा सा आपको विभक्ति के बारे में पता चलेगा कि ये किस विभक्ति का है, और जिस विभक्ति को आप जान जाएंगे तो आप समझ लेंगे। वैसे भी अर्थ निकालेंगे। इसका मान लीजिए विद्यालय लिखते हैं, विद्यालय लिखते हैं, तो विद्यालय में यदि आपसे पूछेगा कौन सा समास है, तो षष्ठी तत्पुरुष, क्योंकि इसको जब विग्रह करेंगे विद्या या आलया तो विद्या का घर ही तो समझ में आएगा। तो विद्या काकी के रारी रे कहां का है? पहचान चिन्ह यदि कारक चिन्ह जानते हैं, काकी के रारी रे, इस तरह से आप जानते हैं, बहुत पहले से आपने पढ़ के आए ये चीज। तो काकी के रारी रे यदि इसमें का निकल रहा, षष्ठी एक वचन का है या षष्ठी का है, आप जान ही रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सर अमन एकेडमी में क्लास चलती है, सोनू कुमार यादव। नहीं भाई साहब, बिल्कुल वहाँ क्लास बंद हो गई है। अब आप यहाँ पर हमारे साथ पढ़िए, ठीक है। कोई डाउट रहे तो आप कमेंट करके पूछते रहिए, और टेस्ट में ज़रूर हिस्सा लीजिए आप भी। हाँ, जितने लोग हैं वहाँ पर जो भी आप मिले थे सभी लोगों को कहिए, ठीक ना। तो वहाँ क्लासें बंद हो गई हैं, उसके विषय में अब क्या कहें, वहाँ पे बच्चे नहीं आए या कम थे बच्चे, इस वजह से बंद करना पड़ा। इसी तरह पशु नाम पति, पशु नाम पति, इसका क्या हो जाएगा? पशुपति हो जाएगा, है ना।
पशुपति हो जाएगा कि नहीं, पशुओं का पति है ना, काकी के, इसमें भी आपको जब देख लीजिए, इसीलिए हमने बताया षष्ठी तत्पुरुष को संबंध तत्पुरुष भी कहते हैं, संबंध तत्पुरुष। तो संबंध का चिन्ह क्या होता है, काकी के रारी रे होता है। इसी तरह से यदि पशुओं का पति यदि आप जान लेंगे तो फिर आपको टेंशन ही नहीं होगा, आप समझ जाएंगे कि ये किस विभक्ति का है या किस कारक की बात कर रहा है, और वो किस समास की बात कर रहा है ना। देवव्रत पांडे जी, सबको समझ में आ गया। इन्हीं के चलते एक और उदाहरण है, सूत्र के साथ देख लीजिएगा। वैसे सूत्र आपसे पूछेगा नहीं, लेकिन आप जाने रहेंगे तो नुकसान भी नहीं करेगा। याजकादिभिश्च, याजकादिभिश्च, ठीक ना। ये एक सूत्र है, याजक इत्यादि शब्दों में षष्ठी तत्पुरुष समास होता है। सर टेट का टाइम शाम में कर दीजिए, टेट का टाइम शाम में कर दीजिए, काहेगा? जो टेस्ट था, टेस्ट की बात कर रही हैं क्या प्रतिमा जी? देख लीजिए, समय जो निर्धारित हो गया, यदि टेस्ट की बात आप कर रही हैं तो समय निर्धारित हो गया, अब उसमें कुछ किया नहीं जा सकता है, क्योंकि ये सारी सूचनाएं पहले से हर जगह प्रोवाइड हो चुकी हैं। अब थोड़ा संशोधन करने में दिक्कतें आएंगी, है ना। पहले से यदि इस तरह का कोई सुझाव होता तो जरूर आप पे विचार किया जाता, है ना। अंजना कुमारी, अभी कोचिंग से आ रही हूं। अच्छा जी, जी पढ़ाई कीजिए। याजक इत्यादि शब्दों के साथ षष्ठी तत्पुरुष समास होता है। ठीक ना। याजक आदि शब्द जैसे आएंगे तो वहां पर भी क्या हो जाएगा, षष्ठी। जैसे अभी आपने देखा तो उस तरह से ये भी, याजक का मतलब होता है जो ऐसा कोई ब्राह्मण जो यज्ञ करवाता हो, ठीक ना। याजक उसे कहते हैं जो यज्ञ करवाता हो, ऐसा कोई ब्राह्मण, ठीक ना। तो देख लीजिए, इसका उदाहरण है ब्राह्मणस्य याजकः, ठीक ना, ब्राह्मणस्य याजकः। इसका समासिक पद बनेगा ब्राह्मण, नहीं ब्राह्मण याजका हो जाएगा, ब्राह्मण याजका, ठीक ना। यज्ञ का ब्राह्मण, यज्ञ का ब्राह्मण का वही अर्थ निकला जो यज्ञ करवाता हो, ऐसा कोई ब्राह्मण जो यज्ञ करवाता हो, ठीक ना। इस तरह से आप नोट कर लेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। सभी लोग जाने रहिए, एक एक शब्द आपके लिए इसलिए चुरा के लाते हैं कि कहीं पे यदि आपसे टकराव हो जाए इन शब्दों से तो ऐसा ना हो किसी कोचिंग में ना पढ़ाया गया हो, लेकिन आप जरूर उस पर अच्छी तरह से दावेदारी कर सके कि नहीं ये क्वेश्चन मेरा है, इसमें किसी कोचिंग वाले का हिस्सा नहीं है, ठीक ना। तो इस तरह से आप जब दावेदारी करेंगे ना तब दिक्कत कुछ नहीं होगी, आप अच्छे अंकों से पास हो जाएंगे। क्योंकि ये चीजें थोड़ा एक तरह से लौकिक चीजें हैं, लौकिक मतलब व्यवहार में ये चीजें आती हैं, तो व्यवहार वाली चीजों को हमेशा याद रखना चाहिए। ब्राह्मण से याजका, या मान लो विद्या या आलया, या फिर राज्ञा पुरुषा, है ना। इस तरह से जितने भी उदाहरण हैं सबको आप ध्यान दे दीजिएगा तो सब कुछ सही हो जाएगा। अब आगे चलते हैं सप्तमी तत्पुरुष समास में। सर मैं बाद में क्लास देख लूंगी, मेरा फोन डिस्चार्ज हो रहा है, नए लाइट नहीं आ रही। किरण रजक जी, जी बिल्कुल, आप जिस समय चाहें देख लीजिएगा, लेकिन देखिएगा जरूर, इसलिए कि आपके हित में है, ठीक है। सप्तमी तत्पुरुष समास, सप्तमी तत्पुरुष समास को ही हम क्या कह सकते हैं, अधिकरण तत्पुरुष कह सकते हैं, है कि नहीं। अधिकरण तत्पुरुष कह सकते हैं, इसको लिख लीजिए, अधिकरण तत्पुरुष, ठीक है। नोट करते चलेंगे, बहुत बहुत अच्छी चीजें हम देखिए, थोड़ा सा हर कोचिंग से अलग बताने की कोशिश करते हैं, और वो चीजें तो बताएंगे जो अन्य कोचिंगों में बता रहे हैं, लेकिन उनसे थोड़ा सा हट के आपको
जानना पड़ेगा, क्योंकि यदि एक लीक में चलेंगे तो फिर आप में और भीड़ में, फिर भीड़ से थोड़ा सा हट के चलेंगे तभी आपका नाम होगा, है ना। भीड़ का कोई नाम नहीं होता है, आप जाने रहिएगा, ठीक है। तो सप्तमी तत्पुरुष को अधिकरण तत्पुरुष भी कहते हैं, ठीक ना। इसमें देख लीजिए, इसमें लिख लीजिए थोड़ा सा, जब तत्पुरुष समास में प्रथम पद सप्तमी विभक्ति में हो, तत्पुरुष समास का हो लेकिन पहला पद किस विभक्ति में हो, सप्तमी विभक्ति में हो, तो वहां पर सप्तमी तत्पुरुष समास कहते हैं। इतना नोट कर लीजिए, जब तत्पुरुष समास में प्रथम पद सप्तमी विभक्ति में हो तो वहां पर क्या हो जाता है, सप्तमी तत्पुरुष समास उसे कहते हैं, ठीक ना। इतना चीज आप नोट कर लीजिए, ये चीजें हर एक में रहा है, सब कुछ आप जान रहे हैं, ये पुरानी चीजें हैं, इसमें कुछ नया है नहीं है जी। प्रीति सिंह, हेलो रागनी, रागनी मैडम जी बोल दीजिए, प्रीति मैडम आपको याद कर रही हैं। गुंजन प्रजापति जी, सभी लोग हाय हेलो कर लिया गए एक दूसरे से दोस्ती, लेकिन पढ़ाई में जब टेस्ट देने आए तो अगला व्यक्ति आ जाए, फिर एक दोस्त नहीं आता तब भी ये ठीक नहीं है। सभी दोस्त आइए, सभी लोग आइए और लेकर भी आइए, क्योंकि यदि किसी के साथ अच्छा करते हैं तो भगवान भी आपके साथ अच्छा ही करेगा, ठीक ना। इसमें सूत्र लिख लीजिए, तब आगे चलें। सूत्र है सप्तमी सौंडई, सप्तमी सौंडई। सौंडई का अर्थ होता है चतुर। क्या होता है, चतुर होता है, यह चीज जाने रहिए। ठीक ना। तो चतुर के योग में क्या हो जाएगा, सप्तमी विभक्ति वाला जो समास होगा, मतलब सप्तमी तत्पुरुष हो जाएगा, ठीक ना। तो सब ये सौंड वर्ग के जो है पांड महोदय ये सूत्र में छोड़ दिए। अगला सूत्र इन्होंने फिर लिखा। इस सूत्र की संख्या क्या थी, इस सूत्र की संख्या थी 2-1-40, अष्टाध्यायी में 2-1-40 था। 2-1-40 का मतलब दूसरे अध्याय का पहले पाद का 40वां सूत्र, ठीक ना। अष्टाध्यायी में 8 अध्याय हैं। ये सवाल यदि यहां से पूछा जाएगा तो आप करिएगा जरूर। ये अष्टाध्यायी 8 अध्याय हैं, प्रत्येक अध्याय में 4 पाद हैं। ये सवाल अभी अभी पूछा गया है, तो आप लोग भी जाने रहिए। प्रत्येक अध्याय में 4 पाद होते हैं, तो ये दूसरे अध्याय का पहला पाद है। अभी मतलब दूसरे अध्याय में 3 शेष हैं, ये पहले पाद का 40वां सूत्र है, ठीक ना। सूत्र उसमें कितने हो सकते हैं ये कोई गणना नहीं है कि एक अध्याय में कितने सूत्र होंगे, वो सर आपने नहीं बताया। तो ये कोई लिमिट नहीं है, जितने उनको ठीक लगे एक अध्याय में उतने सूत्र उन्होंने रख दिया, ठीक ना। लेकिन ये जरूरी था कि 8 अध्यायों का अष्टाध्यायी है, उसमें 4 पाद हैं प्रत्येक अध्याय में, ठीक ना। तो ये सप्तमी सौंडई एक सूत्र आया, तो इसमें एक कुछ और चीजें रही हैं कहना था, तो उसके बाद वो दूसरे वाले सूत्र में कहें तो वही सूत्र को हम इसके आगे और लिख देते हैं, वो भी साथ में ही जानते चलिए। टेस्ट में दिए हो आप प्रीति सिंह, खतरनाक जिला आजमगढ़। अच्छा भैया, सर 1 लाइनर क्वेश्चन करवा दीजिए। अंजना कुमारी, मैडम जी आप टेस्ट दीजिए, हमारी विशेष शुभकामना है कि जितना आप टेस्ट में आप पा जाएंगे, और भगवान ने चाहा तो आपको उसमें से 80% या 75% की गारंटी रहेगी कि आपको पूरा मिल जाए, क्योंकि इतने टेस्ट देंगे। और देख लीजिएगा, जैसे टेस्ट खत्म होता है तो एक दिन मन लगाकर सारे टेस्ट पेपर को फिर से पलट लीजिएगा, ये जरूर कर लीजिएगा। और टेस्ट बुक का तो साथ बिल्कुल मत छोड़िएगा, ठीक ना। वो कम समय के लिए बात कर रहे हैं, जैसे 2-3 दिन का गैप मिलेगा बीच में समय, तो उस समय में आप वो सारे पेपर को एक बार रिपीट कर लीजिएगा, ठीक ना। तो सब कुछ सही हो जाएगा। अगला सूत्र है सिद्ध शुष्क पक्व बंधैश्च।
सभी लोग नोट करते चलेंगे, विशेष निवेदन है हमारा। सिद्ध शुष्क पक्व बंधैश्च, ठीक ना। इस सूत्र का सूत्र संख्या है 2:1:41 है। अष्टाध्यायी के दूसरे अध्याय का पहले पाद का 41वां सूत्र, मतलब ये दोनों अगल बगल वाले हैं, है ना, पड़ोसी पड़ोसी। तो पड़ोसी दोनों चीजें, आप पड़ोसी के बारे में भी जान ले, मान लीजिए किसी के यहां जाए तो उनके बारे में तो जाने जिनके यहां गए, लेकिन पड़ोसी वालों का कि आपके यहाँ का माहौल कैसा है ना। यदि माहौल जान लेंगे कि अगल बगल कैसा है, जैसे किसी यहाँ लड़की देखने गए या रिश्ता करना है लड़के का ही, तो घर वालों से ज्यादा वहां का माहौल देखना जरूरी होता है कि क्या है हालचाल यहाँ के अगल बगल का। यदि पड़ोस ठीक ठाक है तो वो ठीक होंगे निश्चित तौर से, है ना। तो इसलिए सिद्ध शुष्क पक्व बंधैश्च ये भी जानना चाहिए सौंदर्य के साथ, ठीक ना, ये जाने रहिए। पहले से ही यह खतरनाक मानते हो कि नहीं? आजमगढ़ जिला खतरनाक जिला। अच्छा भैया, खतरनाक हो चाहे जो भी हो, आप पढ़ाई करेंगे और अपने आप को इतने अंकों के साथ मतलब प्रस्तुत कीजिए यूपी टेट में कि खुद आप खतरनाक साबित हो जाएं, ठीक ना। जिले की बात ना करिए, आप अपनी बात करिए और अच्छे अंक लेकर आइए कि आपको लोग खतरनाक की, इतना पढ़ने में खतरनाक है कि पेपर को तो बुकला उचेल दिया, है ना, इस तरह से, ठीक ना। आगे चलते हैं, इसमें नोट कर लीजिए, जब सप्तम्यंत पद सौंदर्य, अच्छा सौंदर्य में बहुवचन है, जैसे बालकई आप देखेंगे तृतीया का बहुवचन में क्या होता है? सौंदर्य होता है ना। तो तृतीया का बालक में बालकई होता है, इस तरह सौंड का सौंदर्य हो गया। तो सौंड के साथ और शब्दों की बात, जैसे सौंड मतलब चतुर हो गया, तो चतुर को आप, कुछ लोग चतुर को आप धूर्त भी कह सकते हैं ना, बहुत दुष्ट है या किसी तरह से चालाक है या कुछ भी आप कह देते हैं, तो उस तरह के शब्दों में कह रहा है कि सप्तमी विभक्ति होगी, ठीक ना। सौंड के साथ और शब्दों में क्या होगा? सप्तमी होगी। लेकिन ये शुष्क पक्व बंधैश्च, इसमें भी जो है आपको सप्तमी देखने को मिलेगी, ठीक ना। तो ये चीजें आप जाने रहिएगा कि सौंदर्य के साथ और शब्द जुड़े हुए हैं, उनको भी जानना है। तो जब सप्तम्यंत पद सौंदर्य मतलब चतुर, ठीक ना, सौंदर्य धूर्त, कितौ का मतलब जानते हैं, जो सठ होते हैं, दुष्ट। देवव्रत पांडे जी सर, शादी एक से करनी है, पड़ोसी से नहीं करना है सर, आजमगढ़ जिला। हम ये कहाँ कह रहे हैं भैया कि पूरे गांव से आप शादी कर लीजिए, हम ये कह रहे हैं कि गांव के और घर के माहौल का पता लगाना हो तो पड़ोस का माहौल जान लेना चाहिए, तो आपको घर के बारे में सारी जानकारी हो जाती है, ठीक ना। सठ मतलब धूर्त व्यक्ति, है ना, जो मूर्ख व्यक्ति हो। प्रवीण, संवीत, ये सारे शब्द आप नोट कर लीजिए। इसमें से जो इंपॉर्टेंट रहेगा वो तो आपको विशेष तौर से मैं बताऊंगा ही। जो टेस्ट ना दे पाया हो और ना पहुंच पाया हो तो क्या, उसके लिए पीडीएफ है, पीडीएफ उसमें टेलीग्राम पे मिल जाएगी, ठीक ना। प्रवीण और संवीत, ठीक ना। संवीत का अर्थ होता है भूषित, अंतर, आधि, पट, पंडित, इनका सबका प्रयोग अभी देखने को मिलेगा तो आपको समझ में आ जाएगा। पंडित, कुशल, चपल, कुशल, चपल, चपल में भी चतुर होता है ना, जो चपल चंचल होता है ना। कुशल जो हो कुशलता से लिए, मतलब इस तरह के शब्दों का जो इस तरह के अर्थ देते हैं, इनके साथ वाले शब्द इसकी बात कर रहा है, ठीक ना। निपुण, और फिर क्या है ये वाले, सिद्ध, शुष्क, पक्व और बंध, ठीक ना। इनके साथ जो है, इन शब्दों के साथ सप्तमी होती है, इतना जाने रहिए। इन शब्दों के साथ क्या होती है? सप्तमी विभक्ति होती है, ठीक है। आगे चलें, इसको नोट कर लीजिएगा, इन शब्दों के साथ सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे उदाहरण देख लीजिए, अक्षेषु सौंडः, अक्षेषु
शौंडा। अक्षेश में आपने देखा ये सप्तमी का बहुवचन है, अक्षेशु, है ना। तो अक्षेश शौंडा, शौंड मतलब क्या होता है? चतुर होता है। तो अक्ष का अर्थ क्या होता है? अक्ष का अर्थ देख लीजिए, अक्ष का अर्थ होता है पाशा, जो पाशे में चतुर हो, है ना, पाशे में चतुर, पाशे में चतुर, अक्ष शौंडा। इसका सामासिक पद बनेगा अक्ष शौंडा। अक्ष शौंडा का में यदि आपसे पूछेगा कौन सा समास है तो आप सप्तमी तत्पुरुष समास बताएंगे। इसका अर्थ क्या है? पाशा में चतुर, मतलब पाशा खेलने में चतुर, ठीक ना। पाशा खेलने में, पाशा आप देखे होंगे, पाशा वाला आप रीजनिंग में देखे होंगे या खेले होंगे, तो उसी पाशा को अक्ष कहते हैं संस्कृत में, ठीक ना। तो अक्षय शौंडा का क्या हो जाएगा? सामासिक पद अक्ष शौंडा हो जाएगा, ठीक है। सभी लोग जाने रहिएगा। प्रेमणि धूर्ता, प्रेमणि धूर्ता, इसका सामासिक पद बनेगा प्रेम धूर्ता। इसका अर्थ हो जाएगा प्रेम में धूर्त, ठीक, प्रेम में धूर्त। तो प्रेमणि धूर्ता या प्रेम धूर्ता में यदि आपसे पूछेगा कौन सा समास है तो सप्तमी तत्पुरुष समास बताइएगा। ये अक्षयी सौंडा ये बहुत मतलब इंपॉर्टेंट है, और ये प्रेमणि धूर्ता ये सारे अभी इंपॉर्टेंट है, जितने हम बताएंगे उसको आप विशेष तौर से ध्यान दीजिएगा। जैसे द्यूता कितवा, द्यूता कितवा, द्यूता कितवा, द्यूत मतलब होता है जुआ, द्यूत मतलब क्या होता है? जुआ होता है। जुआ जो खेलने वाला होता है ना, जुआ खेलते हैं ना लोग, जैसे दीपावली आ गई, बहुत लोग जुआ हुआ खेलेंगे। देवेंद्र चौधरी जी, जी सर, थैंक यू। सभी लोगों की उपस्थिति को बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम भी तो एक्सीड में कोचिंग करते हैं आजमगढ़, जी बिल्कुल करते हैं, अच्छी बात है भैया। प्रेम के लिए धूर्त होना, जी प्रेम के लिए धूर्त होना या प्रेम में धूर्त होना बात एक ही है, ठीक ना, आप जिस तरह से समझ सकें। धूता कितवा, जुआ में जो है चतुर। कितो मतलब दुष्ट होता, सठ होता है ना, तो इसको जुए में दुष्ट कर दीजिएगा। जो जुआ खेलते हैं, जो बहुत दुष्टता दिखाते हैं, जैसे शकुनी था तो वो जुए में बहुत दुष्ट था। जुआ मतलब आंखों पे काजल चुरा लेना, आंखों से काजल चुरा लेना, वो वाला काम करता था। सारे पांडवों को तहस नहस करवाने में शकुनी जो है वो जुए के खेल में बहुत तेज तर्रार था। पाशा उसी को कहते हैं, पाशा से लोग जुआ खेलते हैं ना, तो जुआ जो खेल है उसको द्यूत कहते हैं, है ना। अरे वो हाँ, द्यूत कहते हैं जुआ खेल को, और जिससे खेला जाता है उसको पाशा कहते हैं, उसको अक्षेश कहते हैं, ठीक है। सभायाम पंडिता, ये थोड़ा सा आपको विशेष तौर से देखना होगा, इसको जान लीजिएगा। सभायाम पंडिता, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? इसका अर्थ हो जाएगा सभा में पंडित, सभा में पंडित। एक और आपने देखा होगा सभाया पंडिता, सभाया पंडिता, सभाया पंडिता, ये सभा का पंडित। सभा का पंडित, है ना। तो यहां पर जो हुआ ये सप्तमी तत्पुरुष समास है। कौन सा? सप्तमी तत्पुरुष है। और ये क्या है? ये षष्ठी तत्पुरुष है, ठीक ना। इतना आप ध्यान रखिएगा। यदि सभा में पंडित पूछेगा तो सभा में पंडित मतलब यदि आपसे विग्रह करवाएगा तो सप्तमी यदि रहेगा तो सप्तमी का विग्रह आप सभा या पंडित मान लीजिए, इसका जो समासिक विग्रह होगा वो सभा पंडित ही होगा, ठीक ना। क्या होगा? सभा पंडित। ये सामासिक पद बनेगा सभा पंडित दोनों का। लेकिन यदि आपसे उसमें षष्ठी न दिया रहेगा, सप्तमी दिए रहेगा, तो आप ये वाला विग्रह करेंगे। यदि षष्ठी दिया रहेगा, सप्तमी न दिया रहेगा, तो विग्रह आप ये वाला करेंगे, सभा या पंडिता, ठीक ना। इतना चीज जाने रहिएगा, ये छोटी छोटी चीजें आपको एक नंबर आगे बढ़ा कर ले जाएगा, ठीक ना। ये चीज जाने रहिएगा। सभा या पंडिता मतलब सभा में पंडित,
है ना। यदि लेकिन दोनों का सामासिक पद सभा पंडित ही आपको मिलेगा। जैसे वहां दिया रहेगा, प्रश्न कैसे बनाएगा, प्रश्न बनाएगा सभा पंडित कहां का है ना, सभा पंडिता किस समास का उदाहरण है, तो उसमें दिया रहेगा षष्ठी पंचमी या फिर द्वितीय चतुर्थी, इस तरह से दिया रहेगा, तो आप क्या मारेंगे, षष्ठी मार दीजिएगा। तब यह एक ही दिया रहेगा, या तो सप्तमी दिया रहेगा या तो षष्ठी दिया रहेगा, ये वैकल्पिक व्यवस्था है। तो आप जिस तरह से अर्थ निकालेंगे वो अर्थ निकलेगा। दोनों नहीं दिया रहेगा ये भी जान लीजिए, दोनों दिया रहेगा तो उसमें फिर वो चला जाएगा कोर्ट मामला, है ना। तो इस तरह से इसके दोनों पद बनते हैं, सभायाम पंडिता और सभाया पंडिता। इतनी चीज जाने रहिएगा, ठीक है। आजमगढ़ जिला खतरनाक लोहा निषाद जी, रागनी पांडे जी, षष्ठी जी, षष्ठी और सप्तमी दोनों चीजें आप जहां ध्यान रखेंगे तो ये आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। और देख लीजिए, आतपे शुष्कः, अभी शुष्क वाला शब्द आया ना, आतप शुष्का, इसका बनेगा आतप शुष्का, समासिक पद क्या बनेगा, आतप शुष्का, आतप शुष्का बनेगा। आतप शुष्का का मतलब, आतप का मतलब जैसे जो धूप से जो पीड़ित हो उसे आतप कहते हैं, तो धूप से जो सूखा हो उसे क्या कहेंगे, आतप शुष्का कहेंगे, या आतप शुष्का हो जाएगा, है ना। ये षष्ठी वो सप्तमी तत्पुरुष का उदाहरण हो जाएगा, धूप में जो सूखा हो, है ना। इसका अर्थ इस तरह से निकाल लीजिए, धूप में सूखा, जो धूप में सूखा उसे आतप शुष्का कहेंगे। आतप का मतलब ताप से, मतलब गर्मी से जो सूखा हो, है ना। तो गर्मी सबसे ज्यादा किसकी, धूप की, तो धूप में जो सूखा हो उसे क्या कहते हैं, आतप शुष्का कहेंगे। इसमें जो है सप्तमी तत्पुरुष होगा। अर्थ निकालते चलेंगे तो समझ में आएगा, उदाहरण जो भी देखिए उसका अर्थ भी जानते रहेंगे तो थोड़ा सा विग्रह करेंगे, थोड़ा सा अर्थ निकालेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। और देख लीजिए आगे, जैसे कटाहे पक्वा, कटाहे पक्वा, कटाहे का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा, कटाहे का हो जाएगा कड़ाही, क्या हो जाएगा, कड़ाही। पक्वा मतलब पकाया गया, पकाया हुआ, है ना। तो इसका सामासिक पद क्या बनेगा, कटाह पक्वा, कटाह पक्वा। आपसे यही शब्द देकर पूछेगा कटाह पक्वा में कौन सा समास है, तब आप बताएंगे कटाह पक्वा में सप्तमी तत्पुरुष समास है, ठीक है ना। कटाह पक्वा में कौन सा समास है, सप्तमी तत्पुरुष समास है। तो इसमें कड़ाही में पकाया हुआ, ठीक ना। ये अर्थ निकालेंगे तो मैं जो है, मैं पेपर आपको सप्तमी अधिकरण वाला अर्थ देगा, तब आपका अर्थ भी समझ में आएगा, आप इसको विच्छेद भी कर लेंगे। कटाहे सप्तमी एक वचन का है ना। तो कटाहे पक्वा, कड़ाही में पकाया हुआ, ठीक ना। इस तरह से अर्थ निकालेंगे तो समझ में आ जाएगा। एक और सूत्र था लेकिन सूत्र नहीं पढ़ा लिखाएंगे, आप थोड़ा सा उसको बस जाने रहिएगा, उदाहरण जान लीजिए, क्योंकि यदि पूछेगा तो आप जान लीजिएगा। श्राद्ध काकः, श्राद्धे काका कर दीजिए। श्राद्धे काकः, श्राद्धे कहां का है, सप्तमी एक वचन का, और काक माने होता है कौवा। काक माने क्या होता है, कौवा, ठीक ना। तो श्राद्ध में ये जो कौवा आते हैं ना, जैसे श्राद्ध राद्ध देते हैं, पीतर उतर वाला जो अभी हो गया ना, पीतर वाला पितृ विसर्जन आया था, तो वो श्राद्ध जो भी निकालते थे तो कौवा आके खाते, तो वही कौवे इनके लिए ये आया, श्राद्धे कौवा काका, है ना, ठीक ना। तो वही चीज है यहाँ पे, श्राद्ध काका, इसका बनेगा सामासिक पद, श्राद्ध काका। इसको भी आप ध्यान दिए रहिएगा, याद रखिएगा। श्राद्ध काका यदि पूछ लेगा तो आप बताइएगा कि ये सप्तमी तत्पुरुष का है, इसका अर्थ जो होगा वो श्राद्ध का कौवा कर दीजिए। इसमें का देख लीजिए, देखने को मिल रहा है, हाँ, या श्राद्ध
श्राद्ध के लिए कहेंगे तो मान लीजिए श्राद्ध में फिर कौआ की बलि दी जाती है, क्या ऐसा अर्थ में भी गड़बड़ हो जाए श्राद्ध में कौआ? ये भी थोड़ा सा उचित नहीं अर्थ निकल रहा है। श्राद्ध का कौआ कर देंगे तो श्राद्ध में जो कौआ आते हैं खाने के लिए उनके लिए है, लेकिन इसमें श्राद्धे से सप्तमी एक वचन आप निकाल लीजिएगा। इस तरह से आप अर्थ निकालेंगे तो समझ में आ जाएगा। जी सिया अग्रवाल जी, श्राद्ध पक्ष में, जी जी पितृ विसर्जन, सिया अग्रवाल जी बिल्कुल। और एक कौआ के लिए और एक आता है अर्थ ध्वांक्षा। क्या आता है? ध्वांक्षा। ध्वांक्षा आता है ये कौए के लिए। इस तरह से देख लीजिए ध्वांक्षा, तो तीर्थे ध्वांक्षा, इसका उदाहरण देख लीजिए तीर्थे ध्वांक्षा मतलब तीर्थ का कौआ, ठीक ना? तीर्थे ध्वांक्षा तीर्थ का कौआ, इसका सामासिक पद बनेगा तीर्थ ध्वांक्षा। ठीक है, इतनी बात जाने रहिएगा, एक भी सवाल आपका गलत नहीं होगा। आप ज्यादा पढ़ के जा रहे हैं, गलत होने का सवाल ही नहीं है, ठीक ना? ध्वांक्षा मीन्स भी कौआ होता है और काका मीन्स भी कौआ होता है, ठीक ना? तो ये चीज जाने रहिएगा। तो इस तरह से आप एक भी सवाल गलत ना हो, हम ये चाहते हैं कि ऐसा ना हो कि आप किसी चीज को ना जानते हो। तो ये सारी चीजें आप जाने रहेंगे तो आप एक कदम क्या 2-4 कदम दूसरे परीक्षार्थियों से आगे रहेंगे, ठीक ना? बस यही हमारी कामनाएं हैं कि आप अच्छा से अच्छा कर आए, है ना? यूपी टेट का जो परीक्षक है, जो परीक्षा लेने वाला है, वो हमारा सगा संबंधी नहीं है। यदि होता तो हम आपके लिए वो सवाल रखवाते जो आपसे बनते हैं, लेकिन वो कुछ भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछने के लिए स्वतंत्र है। जहां पर सप्तमी होती है उस तरह के उदाहरण यदि किताबों में जहां मिलते हैं वो आपके सामने हम रखने का पूरा प्रयास करते हैं कि जो भी आपसे पूछ सके किसी तरह की कोई गलती ना करें आप, ठीक ना? ठीक है, आगे देख लीजिए। आज से ये व्यधिकरण तत्पुरुष समास समाप्त हो गया है, ठीक है ना? अब आगे चलते हैं। अन्य तत्पुरुष में जो है बहुत सारे भेद हैं, अन्य तत्पुरुष भी इसका भेद है। अन्य तत्पुरुष, है ना? अन्य तत्पुरुष को इस तरह से समझ लीजिए जैसे एक दूल्हे की बारात जा रही हो, उसमें कुछ तो सगे संबंधी होंगे और कुछ जात बिरादरी के भी होंगे, तो वो तो ठीक है, लेकिन जो अन्य होंगे वो अदर कास्ट से होंगे, तो वही इस तरह से तत्पुरुष तो है यहां पर, लेकिन ये अन्य तरीके से तत्पुरुष करता है, इसलिए इसको अन्य तत्पुरुष कहते हैं, है ना? कुछ विशेष इसमें धारणाएं हैं, वो चीजें आपने जान ली। द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी तत्पुरुष वो भी जान लिया। समानाधिकरण में जो कर्मधारय का एक प्रकार से पर्याय था उसको भी आपने जान लिया। लेकिन अब अन्य तत्पुरुष की बारी आ गई। अन्य तत्पुरुष मतलब यहां भी तत्पुरुष होता है, लेकिन विशेष कारणवश, ठीक ना? इसमें विशेष कारण है, थोड़ा सा हम इसको अभी एक तरह से ये कहें कि अभी नींव बस डाल देते हैं, कल इसके बारे में अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे। थोड़ा सा बस आप जान लीजिए कि ये अन्य तत्पुरुष में कौन कौन से हैं और इनके क्या क्या मतलब हैं, ठीक है ना? ये जान लीजिए। पहला जो है नए तत्पुरुष इसका आता है। आज केवल समझ लीजिए, कल नोट कर लेंगे तो ज्यादा मजा आएगा। नए तत्पुरुष, ठीक ना? और जो चीज समझ में आ जाती है एक बार, फिर चाहे हम लिखाएंगे चाहे नहीं लिखाएंगे वो आपको समझ में आ जाएगी। नए तत्पुरुष का मतलब, आप नए का मतलब ही क्या होता है? नए को जो ये इया है, इया वाला, इसको जो है हलंत्यम से लोप कर दीजिए इत संज्ञा, और फिर हलंत्यम से इत संज्ञा और तस्य लोपा से लोप कर दीजिए, तो क्या बचेगा? ना बचेगा। तो नए का मतलब केवल आप ना समझ लीजिए। जहां पर भी कोई निषेध हो, कोई कार्य को ना करना हो, वहां पर ना, है ना? जैसे मान लीजिए आपको कोई काम कह दे कि भैया ये काम कर लो, कह दो मैं ना करूंगा, मैं नहीं करूंगा। नहीं करना मतलब ना करना, है ना? तो वही ना है, निषेधात्मक पद है, मतलब ये निषेध करना। तो निषेधात्मक पद के इसके दो तरह से अर्थ निकलेंगे, ठीक ना? दो तरह से अर्थ निकलेंगे। पहला अर्थ निकलेगा, पहला में क्या हो जाएगा? आ बनेगा। किसी पद में आ लगेगा तब भी निषेध का अर्थ देगा, ठीक ना? शिव शंकर बिंद कहते हैं सर फिर से बताइए। अच्छा देख लीजिए, अन्य तत्पुरुष में हम ये कह रहे थे कि नए तत्पुरुष में केवल ना समझिए, जहां पर नकारात्मक हो, निषेध करता हो, वो चीजों को यहां पर रखा गया। तो नए तत्पुरुष का केवल मान लीजिए ना, जैसे मैं नहीं करता हूं या वो व्यक्ति नहीं है, वो है ना, जिसके बारे में कुछ कहा जाए, मान लीजिए वो ब्राह्मण है तो कहते नहीं वो ब्राह्मण नहीं है, अब्राह्मण है ना? तो इस तरह से ना का मतलब दो तरह से अर्थ निकलेगा। ना का मतलब ही नए तत्पुरुष, ठीक ना? तो दो तरह से अर्थ निकलेगा, एक पहला आ के रूप में और दूसरा क्या बनेगा? अन के रूप में। तो ये शब्द के पहले जब लग जाएंगे तब क्या हो जाएगा? ना का बोध कराएगा।
पहला यदि आ जहां लगेगा, यदि आ ना के बाद मतलब पहला पद ना रहे, पहला पद क्या रहे, ना रहे, उसके बाद कोई व्यंजन हो, प्लस व्यंजन हो, ना रहे, और ना मतलब समास में दो पद होते हैं तो पहले पद को ना समझ लीजिए, पहला पद में क्या रहे, ना रहे, दूसरा व्यंजन हो, तब क्या हो जाएगा, वहां पर सीधा आ कर दीजिए, सीधा क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। लेकिन पहला पद ना रहे और इसके बाद कोई स्वर रहे, तब वहां पर क्या हो जाएगा, वहां पर अन का बोध कराएगा, मतलब अन लिखा जाएगा, ना के स्थान पर अन लिखा जाएगा और यहां ना के स्थान पर आ हो जाएगा। ठीक ना, इतनी बात समझ में आ गई, ना का बोध हो गया रागिनी पांडे जी। ठीक है ना, तो ना को दो तरह से आप समझेंगे, एक जगह पे आ का, ना का अर्थ आ लिखा जाएगा या ना के जगह पे आ लिखा जाएगा, एक जगह पे ना के जगह पे अन लिखा जाएगा। तो अन कहां लिखा जाएगा, यदि ना के बाद कोई स्वर रहेगा तो वहां पर अन लिखा जाएगा, यदि ना के बाद कोई व्यंजन रहेगा तो वहां पर केवल आ लिखा जाएगा। ठीक है ना, इतनी चीज जान लीजिए। जैसे उदाहरण आप देख लीजिए नहीं के अर्थ में जी, प्रीति तिवारी जी, बिल्कुल। जैसे मान लीजिए ना प्लस ब्राह्मणा, ब्राह्मण, ना प्लस ब्राह्मणा, तो यहां पर यह व्यंजन कहता, ना के बाद व्यंजन हो तो ना के स्थान पर आ कर देते हैं। तो यहां पर देख लीजिए जो बा है ये व्यंजन का वर्ड है ना, तो यहां पर क्या कर देंगे, आ, और फिर क्या हो जाएगा, आ ब्राह्मणा हो जाएगा। मतलब जो ब्राह्मण नहीं है ना, ऐसा कोई व्यक्ति जो ब्राह्मण नहीं है, ठीक ना, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, अब्राह्मणा हो जाएगा। ऐसा समझ रहे हैं ना, कोई डाउट तो नहीं है। देवव्रत पांडे जी, जी बिल्कुल। सिया अग्रवाल आ लिखेंगे जी, ना की जगह पर क्या लिखेंगे, आ लिखेंगे। ठीक है, यदि आगे व्यंजन रहेगा तो। ठीक ना, जैसे एक तरह से और उदाहरण देख लीजिए, ना प्लस ईश्वरा, ना प्लस ईश्वरा कर दीजिए, तो देख लीजिए ना पद है समासिक, ये समास के दो पद होते हैं ना, पूर्व पद और उत्तर पद। तो पूर्व पद में तो ना रहेगा, ये बिल्कुल अनिवार्य है, पूर्व पद में क्या रहेगा, ना रहेगा, और दूसरे पद में या तो पहला वर्ड जो है, पहला शब्द, वो पहला वर्ड जो रहेगा वो क्या रहेगा, या तो स्वर रहेगा या तो व्यंजन रहेगा। तो यदि व्यंजन रहेगा तो केवल आपको ना की जगह में आ कर देना है। यदि बाद में ना के बाद वाला जो अगला वाला पद है उसका पहला पद, पहला वर्ड यदि स्वर रहेगा तो वहां पर क्या कर देंगे, अन कर देंगे। तो देख लीजिए ना धन ईश्वरा, तो इसको क्या हो जाएगा, ना के बाद यहां पर स्वर है, ये हमने कहा था ना के बाद स्वर रहे तो अन हो जाएगा, तो यहां पर अन कर दीजिए। हलंत के साथ हमने बनाया था, तो ये हलंत के साथ ऐसे रहेगा और ईश्वरा ऐसा लिख दीजिए, है ना। तो इसको जब मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, अनीश्वरा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, अनीश्वरा, मतलब जो ईश्वर नहीं है। नहीं का अर्थ दोनों दे रहा है, अन भी दे रहा है यहां पर, और यहां पर ना ब्राह्मणा वाला यहां पर यह भी ना का अर्थ दे रहा है। ठीक ना, इतनी चीज आपको समझ में आ गई। अनीश्वर, सिया अग्रवाल जी, आपने ह्रस्व इकार लगाया है ना पे, वहां पे दीर्घ इकार लगाई है, अनीश्वर हो जाएगा जी, क्योंकि यहां पर दीर्घ इकार है तो आपको उसी तरह से प्रयोग करना है। क्योंकि हलंत के बाद यदि कोई स्वर रहेगा तो जिस तरह का स्वर रहेगा, दीर्घ रहेगा तो दीर्घ हो जाएगा, ह्रस्व रहेगा तो ह्रस्व हो जाएगा। शिव शंकर बिंद, सुपर सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। सबको समझ में आ रहा है ना, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नए तत्पुरुष का यही उदाहरण है और इसके बारे में कल हम अच्छी तरह से लिखा देंगे, इतना जाने रहिए अभी। हाँ, आज एक तरह से समझ लीजिए ईंटे की सिंचाई हो रही है, कल से घर का निर्माण हो जाएगा। ठीक ना, तो अभी आगे चलते हैं, देख लीजिए और इसके उदाहरण क्या है, एक और इसमें जो इसके अन्य तत्पुरुष में आता वो देख लीजिए। जैसे प्रादि तत्पुरुष, प्रादि तत्पुरुष, प्रादि में देख लीजिए प्रा यदि आपको दिखाई देगा, है ना, तो प्रा से आपको थोड़ा सा शंका आ जाएगी, प्राय उपसर्ग है, ये अव्ययी भाव में आया था, है ना। तो यहां पर अव्यय नहीं होगा, पद वहां पर अव्यय हो जाता था, जिस शब्द के साथ अव्यय पद लग जाता था, अव्यय शब्द जुड़ जाता था, तो पूरा पद क्या हो जाता था, अव्यय हो जाता था। फिर उसका कोई रूप नहीं चलता था, किसी भी भक्ति में वो नहीं जाता था, जैसा का तैसा बना रहता था। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होगा। ये प्रा और कु एक ऐसे शब्द हैं, प्रा और कु को आपको याद रखना है, ये जिनके साथ जुड़े रहेंगे और वो अव्यय नहीं बनेंगे, तब वहां पर प्रादि तत्पुरुष हो जाएगा। जैसे यहां पर अभी केवल ईंटे की तराई हो रही है, तो आप जान लीजिए प्राचार्य, और यहां पर प्रापितामह आप जान लीजिए, प्रापितामह। ठीक ना,
ये चीजें यदि आएंगी तो ये प्रादि तत्पुरुष के अंतर्गत आएंगी, ठीक ना। ये अभी केवल जाने रहिए और फिर कल हम इसके विषय में थोड़ा सा अच्छी तरह से बताएंगे। अभी केवल समझ लीजिए कि इसको भूमिका बना रहे हैं बस, अभी ज्यादा आपको जैसे टाइट ना लगे, अभी केवल समझ बस लीजिए, है ना। इसी तरह से गति तत्पुरुष, गति तत्पुरुष, गति तत्पुरुष में क्या होता है, गति तत्पुरुष में कुछ ऐसे कृत शब्द होते हैं, बाद में मतलब कृत लगा रहता है, प्रत्यय है, ठीक ना। जैसे कृत प्रत्यय मतलब कृदंत वाले, कृदंत का मतलब क्रिया हो, क्रिया ना हो, कृदंत हो। क्रिया का मतलब जैसे मैं जाता हूं, या मान लीजिए वो जो है धन देता है, तो धन देना क्रिया हो गई, लेकिन धन देने वाला जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो कृदंत हो जाएगा, ठीक ना। देने वाला क्या हो जाएगा, कृदंत हो जाएगा, लेकिन देना जो है वो क्रिया हो जाएगी। इसके विषय में हम कल अच्छी तरह से ज्यादा विशेष तौर से जानेंगे, लेकिन अभी उदाहरण देख लीजिए जिसमें उरी कृत्य, उरी कृत्य और पटपटा कृत्य, मतलब ये कृत पद हमने बताया कि कृत शब्द जुड़े रहेंगे, कृत, तो यहां पर ये आपको कृत्य पद दिखाई देंगे जहां जहां पर, तो आप जान लीजिएगा कि यहां पर गति तत्पुरुष है, ठीक ना, गति तत्पुरुष है। इस तरह से आप जाने रहेंगे तो समझ में आएगा। नीली कृत्य, है ना, यही तरह के शब्द आएंगे ही, आप इनको याद कर लेंगे तो आपका काम बन जाएगा। नीली कृत्य, है ना, तो इस तरह से याद रखेंगे। स्वीकृत्य, ठीक है, इस तरह से आप याद करे रहेंगे तो समझ जाएंगे। नीली कृत्य, उरी कृत्य, पटपटा कृत्य, तो कृत्य शब्द आपको जो है दिखाई देगा तो आप जान लेंगे कि ये जो है गति तत्पुरुष है, ठीक है। कृदंत जी, अनूप कुमार जी, जी बिल्कुल। और देख लीजिए उपपद तत्पुरुष, उपपद तत्पुरुष में देख लीजिए, उपपद का मतलब, उप का मतलब समीप आना, है ना, किसी का दूसरे के समीप चले जाना वहां से। और एक कोई ऐसा मान लीजिए जहां पे पूजा कार्य हो रही हो, एक मोटे तौर से जान लीजिए कहीं पे पूजा कार्य हो रही, पूरा गांव का आदमी वहां इकट्ठा होने आए, है ना, तो एक स्थान पर जो कई लोग आए तो वहां पर क्या हो जाएगा, जिस पर जहां पर आएंगे वो जो क्या हो जाएगा, उपपद हो जाएगा, है ना। तो जैसे इसमें देख लीजिए, जैसे कारह, कारह एक शब्द है ना, कारह एक शब्द है, तो इसको क्या हो जाएगा, जिसमें इसमें तमाम तरह से शब्द जोड़ देंगे, जैसे कुंभकारह, कुंभकारह, कारह में ही तमाम जोड़ दीजिए। जैसे हमने बताया ना कि एक जगह पूजा स्थल हो, पूरे गांव का आदमी इकट्ठा आ जाए, तो इसी तरह ये कारह जो पद है इसके साथ समीप में तमाम सारे जुड़ जाएंगे, तो वो जो है क्या हो जाएंगे, जो समीप जाएगा वो क्या हो जाएगा, उपपद। उपपद का मतलब जो समीप जाएगा, ठीक है ना। कुंभकारह, इस तरह चमत्कारह, ठीक ना। और क्या हो जाए, मालाकारह, चर्मकारह, ठीक ना। ये सारे उपपद पद हैं, ये क्या है, उपपद हैं, ठीक है ना। तो इनके विषय में कल अच्छी तरह से जानेंगे। आज केवल एक तरह से समझ लीजिए कि घर के बनाने के लिए ईंटे की तराई हो रही थी, कल से निर्माण शुरू होगा इसका, है ना, अन्य तत्पुरुष का। तो अन्य तत्पुरुष कल हम बात करेंगे, इसकी अच्छी तरह से समझाएंगे आज। और वैसे भी आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा जितना हमने उदाहरण के तौर पर बताया, है ना। ठीक है, आज की क्लास को बस यहीं पर रोकते हैं और कल की कक्षा में फिर आपसे मिलेंगे। अभी सर हिंदी वाले आ गए, आप लोग कहीं जाइए मत, आराम से पढ़िए, ठीक है ना। प्यारे मित्रों, नमस्कार।